स्वागत है। पिछले कुछ सालों से गिग इकोनॉमी, गिग वर्क ये हम सबके सामने आया है। गिग इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज मजदूरों को रोजगार या कहें स्वरोजगार देने के एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। साथ में ही इस गिग के बारे में काफी चर्चाएं होती रही हैं। इसे एक रोजगार के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर अ, एक प्लेटफॉर्म के मध्यस्थता से मजदूर जो सेवा प्रदान करता है और उपभोक्ता उनके बीच एक समन्वय बनाया जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि इन गिग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा भी उभरता जा रहा है। अभी हाल में ही गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में अर्बन कंपनी नामक ऐप, जो कि घर के और ब्यूटी पार्लर, मसाज, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि मुहैया कराती थी, उसके खिलाफ वो काफी मजदूर इकट्ठा हुए और उन्होंने कंपनी में हो रहे अपने ऊपर शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया। इस वीडियो की शुरुआत हम जानेंगे इस शुरुआत में कि गिग क्या है, किस तरीके से काम करता है। गिग अर्थव्यवस्था रोजगार की ऐसी व्यवस्था है जहां स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखने के बजाय अल्प अवधि के लिए अनुबंध पे रखा जाता है। यह ये ज्यादातर छोटे कामों के लिए और जो काम जल्दी हो जाए उनके लिए गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या इस तरह के छोटे मोटे काम करने वाले। सूचना प्रौद्योगिकी के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद से ही इस रोजगार के इस अवसर और इस प्लेटफॉर्म में तेजी आई है। और पिछले कुछ सालों में जब नव उदारवाद का वह दौर आ गया जिसे जॉबलेस ग्रोथ या बिना रोजगार सृजन के वृद्धि की बात कही जा रही थी, तब सरकार ने इन अस्थायी रोजगारों को और स्वरोजगार, जो क्लासिकीय अर्थशास्त्र की भाषा में जिन्हें स्वरोजगार कहा जाता था, उन्हें भी रोजगार के तौर पर घोषित कर दिया। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग अर्थव्यवस्था की क्षमता करीब 9 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का करीब 1.25% है। वैसे सरकार के पास हमारे इस वक्त कितने गिग मजदूर इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, इसका कोई आधिकारिक सूचना उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई और ना ही उनके पास ये सूचना उपलब्ध है। हालांकि नए मजदूर कानून, जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग मजदूरों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं। तो अगर बात करें कि ये गिग मजदूर हैं कौन, उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो और इन तमाम तरीके के एप्लीकेशन जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मजदूर इन एप्लीकेशन के द्वारा आपके घर कोई सेवा प्रदान करने आता है, अगर मोटा मोटी देखें तो गिग मजदूर वही है। वैसे पर अगर इसके आधिकारिक जो डेफिनेशन दिया गया है, वो ऐसे श्रमिक हैं जो परंपरागत नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर होते हैं, जैसे फ्रीलांसर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर धन अर्जित करते हैं। इनकी इनकी श्रेणी में ही इन्हें असंगठित श्रमिकों की श्रेणी के साथ ही लेबर कोड 2020 में इनको परिभाषित किया गया है। हालांकि ये परिभाषा पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन सरकारी जो नए मजदूर बिल आ रहे हैं जिनका काफी विरोध हो रहा है,
उसमें इनको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। साथ ही इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के फंड और अन्य सुरक्षाओं के बारे में भी इनके बारे में जिक्र किया गया है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की प्रोफेसर उर्सुला हूस कहती हैं, अपने एक शोध पत्र में लिखती हैं कि सेवा वितरण के लिए डिजिटल ऐप का इस्तेमाल इसे मजदूर जो ये सेवा प्रदान करते हैं और उपभोक्ता जो इन सेवाओं को खरीदता है के केंद्र में ला देता है। इसी प्रक्रिया में यह इन प्लेटफॉर्मों को आंकड़ों के अंबार पर अधिकार दे देता है, जिसके माध्यम से वे अपना विस्तार कर सकें, साथ ही मजदूरों को नियंत्रित भी कर सकें। यह न केवल उन कार्यों को जो पहले औपचारिक और विनियमित रोजगार के संबंध के दायरे में थे, बल्कि काम जो पहले अनौपचारिक क्षेत्र के थे, उन्हें विस्थापित कर देता है। एक तरफ जहां इन ऐप और गिग इकोनॉमी को रोजगार बढ़ते रोजगार संकट के समाधान के रूप में देखा जा रहा था और बताया जा रहा था कि इन ऐप्स के माध्यम से पुराने मालिक मजदूर संबंध टूट रहे हैं और मजदूर खुद अपने श्रम का और अपने समय का मालिक होता जा रहा है। यानी अब उसे किसी के सुपरविजन में, किसी के निगरानी में काम करने की जरूरत नहीं है। वो जितना चाहेगा उतना काम करेगा, जब चाहेगा वो नहीं करेगा। वो उसका अब कोई प्रत्यक्ष रूप से मालिक या मैनेजर न होकर वो खुद का मैनेजर, खुद का मालिक हो गया है। परंतु हकीकत में कुछ और ही बात सामने आ रही है। सितंबर 2020 में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के ओला उबर ड्राइवरों ने ऊबर कंपनी और ओला कंपनी के खिलाफ एक हड़ताल किया, जिसकी मुख्य वजह थी कि ड्राइवरों द्वारा कहा गया कि इन कंपनियों ने उनकी कमीशन कम कर दिए हैं, जो इंसेंटिव्स देते थे वो खत्म कर दिए हैं और साथ में उन्हें काम देना भी कम कर दिया है। इसकी वजह से उनके कभी कभी गाड़ी की जो लोन की किस्तें थी वो भर पाने में असमर्थ थे। सितंबर 2020 में स्विगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप खाना मंगाते हैं, उसके मजदूरों ने जो खाना लेकर होटल से आपके घर तक आते हैं, उन्होंने हड़ताल कर लिया और उनकी भी कई मांगों में से एक मांग कम होते इंसेंटिव की भी रही थी। अभी हाल में ही नवंबर, दिसंबर और अभी भी जनवरी में भी जनवरी 2022 में अर्बन कंपनी के मजदूर गुड़गांव में और दिल्ली के कई क्षेत्रों में उन्होंने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया, हड़ताल किया और कई मांगों के बीच उनकी भी एक मांग थी कि कंपनी कम पैसे देते जा रही है और सुविधा के नाम पर उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। इसी सिलसिले में हम आगे बात करेंगे सुनील से और सुनील इस अर्बन कंपनी के हड़ताल को बड़े करीबी से देख रहे थे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही इस हड़ताल की, और साथ में ही हम अपने आगे के वीडियो में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संघर्ष के नए अवसर और नए तरीके के फॉर्म्स डेवलप होते जा रहे हैं इन मजदूरों के द्वारा, और किस तरीके के नए सांगठनिक चुनौतियां हैं, किस तरह के नए संगठन बनने की उम्मीद है और किस तरीके से इस तरह मजदूर अपने ऊपर हो रहे शोषण और अन्याय के विरोध में अपनी आवाज उठा रहा है। तो हम चलते हैं सुनील के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे हड़ताल के बारे में। वर्कर के कई आंदोलन देखने को मिला, जैसे कि ओला उबर जो है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, कुछ उबर की जो महिलाएं हैं गुड़गांव में उद्योग विहार के जो वहां की कंपनी उस गेट पर प्रदर्शन की। ऐसे एक कंपनी आई, अर्बन कंपनी है, जिसके वर्कर जो हैं लगातार इस समय आंदोलनरत हैं।
जो कि सबसे पहले उन्होंने कई बार मुलाकात करने के बाद जब कंपनी से बात नहीं बनी, तो उन्होंने 11 अक्टूबर को उद्योग विहार गुड़गांव में कंपनी के से जाकर मालिक स्टाफ से, अपने मैनेजर से बातचीत करना चाहा और अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। लेकिन जब वो बात नहीं बनी तो उन्होंने कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें से कुछ बातें कंपनी ने स्वीकार किया। यह बात है 11 अक्टूबर की। तो उनकी उस समय कुछ 10-11 डिमांड थे, जो मैं आपको बताना चाहते हैं कि क्या-क्या था। एक तो था कि जो उनका कमीशन का एक अलग-अलग रेट होता था। जैसे कि 8% से लेकर वो 30 से 35% तक कमीशन काटा करते थे। तो इनका डिमांड था कि कमीशन का स्तर जो है किसी भी हालत में 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन वर्करों को जो है अपना किराया, भाड़ा, ये सब कुछ अपना खर्च करना होता है। जो भी उनका उसमें सामान लगता है, ब्यूटी में या मसाज में जो भी सामान लगता है, ये इनका अपना होता है। तो इसका उनकी जो बचत है, उस बचत में से भी कंपनी 30% अगर मुनाफ़ा ले लेती है, तो उनके लिए एक बहुत कम ये बच जाता है। तो उनका ये था कि एक आप वो कुछ निर्धारित किए थे कि जैसे 1000 से 2000 तक के जो काम है, उस पर 10% आप कमीशन काटिए। 2 से 3000 के बीच 15% काटिए। अगर 3000 से ऊपर का काम है, तो 20% कमीशन होना चाहिए। इससे अधिक कमीशन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि कार्य के संचालन में लचीलापन। जैसे कंपनी अभी करती है कि काम एक निर्धारित करते हैं कि आप अगर महीने में 30 या अलग-अलग समय अलग-अलग वो एक टारगेट देते हैं कि आपको इस महीने में इतना काम करना होगा। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ वो नहीं करने से वो एक पेनल्टी लगाती थी, उनके आईडी ब्लॉक करती है, तो इस तरह का काम है। तो उन्होंने एक माँग रखी कि महीने में कम से कम 4 पेनल्टी फ्री कैंसलेशन हो, कि अगर वो मान लीजिए काम लिए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहे हैं, बीमार हो गए या कोई अचानक उनको काम आ गया, तो कैंसल करें, तो महीने में अगर ऐसे 4 बार करते हैं तो उनको किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाई जाए। फिर ये था कि जो अगर मान लीजिए कि वो जाते हैं, कभी-कभी होता है जब वो ग्राहक के पास पहुँच जाते हैं, उपभोक्ता के पास पहुँचते हैं, तो उपभोक्ता अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो उनको वेट करने का समय दें। वो फिर ऐसा करते कभी-कभी आधा 1 घंटे तक उनको वेट करना पड़ता है। तो वो बोले कि ये टाइम निर्धारित होना चाहिए, 20 मिनट से अधिक वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। और अगर 10 मिनट के बाद उनको वेटिंग टाइम के क्रेडिट मिलना चाहिए, प्रति मिनट के हिसाब से। तो ये एक उनकी दूसरी डिमांड थी। फिर था कि ग्राहक के अंतिम समय में ग्राहक क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आप पहुँचे, उसके पास वो लोग पहुँचे काम के लिए, ब्यूटीशियन हो, मसाज हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, कई तरह के ये सुविधाएँ कंपनी मुहैया कराती है अपने ग्राहकों को। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, ग्राहक बोल देते हैं अभी हमें समय नहीं है, हम इसको कैंसल करते हैं। ठीक? तो उस समय क्या है कि वो बोले कि जब आप कैंसल करते हैं तो हमारा आने-जाने का खर्च तो हुआ, तो हमारे जो आने-जाने का खर्च हो उसको कंपनी हमें भुगतान करे, क्योंकि वो हमारे अपने जेब से जा रहा है। तीसरी उनकी माँग थी कि कंपनी क्या करती थी कि जो भी प्रोडक्ट है, उनको एक तरह से ज़बरदस्ती बेचती थी, कि आपको वो प्रोडक्ट कंपनी से ही उनसे लेना होता है और वो कंपनी मनमाने तरीके से अपना रेट लगाती है, जो कि बाज़ार रेट से अधिक होता था। तो उनकी एक डिमांड थी कि कंपनी ये ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेचना बंद करें, जब उनको ज़रूरत होगा तभी वो लें। अब कंपनी क्या करती है कि चूँकि उनका पैसा कंपनी के पास रहता था, तो वो क्या करती है कि कमीशन में से उनके पैसे जो रहते थे उसमें से तुरंत काट लेते थे और माल उनको भेज देते थे। और क्या माल भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं उसकी भी कोई बहुत गारंटी नहीं होती थी। फिर ये था कि आप जब पेनल्टी लगाते हैं तो वो भी कोई पारदर्शी नहीं होता था। आपको बताया नहीं जाता था कि किस कहाँ से पेनल्टी लगाया जा रहा है। तो उसका भी था कि वो पारदर्शी हो, माने आपने क्यों पेनल्टी लगाया, किस बात के लिए पेनल्टी लगाया, किस ग्राहक के कहने से पेनल्टी लगाया। तो ये सब पारदर्शी होनी चाहिए, बतानी चाहिए। इसी तरह उनका 5वां डिमांड था कि जो आईडी ब्लॉक करते हैं, वो क्या है कि किसी का कभी भी आईडी ब्लॉक कर देंगे कि आपने बिहेव किया कस्टमर के साथ या आप टाइम से नहीं पहुँचे, कोई भी वो करके वो और जो बताते नहीं थे, आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपको बताएँगे नहीं कि किस कहाँ से किए या किसके कंप्लेंट पर वो कर रहे हैं। तो ये था कि ये सब रुकना चाहिए। अगर आप आईडी ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो हमको बताएँ कि आप क्यों कर रहे हैं। उसी में था कि 3 गंभीर मिसकंडक्ट होने पर ग्राहकों के साथ अगर महीने में 3 बार
मिसबिहेव होता है, तब आप जाकर आईडी ब्लॉक कीजिए। अब एक बार हुआ, किस कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, उसको बिना जाने आप मनगढ़ंत तरीके से आईडी ब्लॉक मत कीजिए। ये क्या करते थे, आईडी ब्लॉक करने के बाद उनको बोलते थे रीट्रेनिंग आप कीजिए। रीट्रेनिंग में पैसे लगते थे, उनको फिर अपना काम छोड़कर 15 दिन ट्रेनिंग लेना होता था। उसका है कि ये नहीं होना चाहिए। रीट्रेनिंग ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आईडी ब्लॉक करने के बाद ये सॉल्यूशन नहीं है, तो रीट्रेनिंग वाला हटाइए। रीट्रेनिंग उन्हीं का हो कि जो नए आपके पास जो आ रहे हैं पार्टनर, उनका आप रीट्रेनिंग कीजिए। हम तो पुराने पहले से सीखे हुए, आपके रीट्रेनिंग से हमें कोई फायदा नहीं होता है, तो इसलिए रीट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं है। आप जो अनुभवहीन लोग हैं उनका रीट्रेनिंग कराइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, हमको जरूरत नहीं है। फिर एक 7वां उनका डिमांड था कि जो व्यवहारिक रेटिंग का स्कोर है उसको हटाइए। आप काम के ऊपर जो है, परफॉर्मेंस के ऊपर जो है रेटिंग चार्ज कीजिए। आप व्यवहार के उस पर जो है, इस पर वो नहीं कर सकते हैं। जो कि जब आप अपने जो अर्बन क्लैब के रूल्स हैं, उसमें इस बात को साफ-साफ लिखिए कि काम का रेटिंग होगा। आप व्यवहार पर कोई रेटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर ये था कि जो ये कई तरह के कैटेगरी बनाए हुए हैं, प्राइम, बेसिक, लग्जरी, सिल्वर, कई तरह की कैटेगरियों में लोगों को बाँटे हुए हैं। तो उनका था कि सभी हटाकर आप एक तरह का ही कैटेगरी रखिए, जो जनरल हो काफ़ी है। आप अलग-अलग कैटेगरी मत बनाइए। एक कैटेगरी अलग-अलग क्या बनाते हैं, अलग-अलग कैटेगरी में बनाकर आपको अलग-अलग डाल देंगे, और ये जो अपने उपभोक्ता को है, वो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग-अलग छूट देते हैं। जो कि वो पैसा, ये जो वर्कर हैं, जिसको कंपनी पार्टनर बोलते हैं, इनके जेब से जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी बोल रही है कि आपका ये इतना सा 1500 में आता है, पैकेज है, इसमें हम 20% आपको छूट देते हैं। तो वो पैसा कंपनी को लॉस नहीं होता, वो पैसा होता है कि जो वर्कर हैं, जिसको कंपनी उसके जेब से ये पैसा जाता है। तो उनका ये था कि आप जो ये सब करते हैं, ये आप मत कीजिए, क्योंकि हमारे जे आपको भरना है, आप अपने जगह से दीजिए। क्योंकि एक इसमें चीज़ होता है कि जो उपभोक्ता का मेंबरशिप होता है, तो उसको कुछ फीस अदा करना होता है कंपनी को। उसमें से कोई भी पैसा पार्टनर को नहीं दिया जाता है। यानी जो वर्कर है उसका कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, लेकिन जब आप डिस्काउंट देते हैं, वो पैसा जो है वर्कर के जेब से जाता है। उसके अपने कमाई में से आप जो है, आप देते हैं, आप अपने मुनाफे में से कम नहीं करते हैं। फिर ये है कि जो उत्पीड़न है, मान लीजिए किसी तरह का उत्पीड़न है, तो वो हेल्पलाइन जो है 24 घंटे की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो अपने खाली समय या जब उनको समय लगे, उस हिसाब से वो कंप्लेंट दर्ज करें। क्योंकि अभी एक शिकायत आ रही थी कि जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर सुनवाई नहीं होती है, उस पर बोलते हैं आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको फ़ोन कर लिया जाएगा, लेकिन वो उनका समस्याएँ समाधान नहीं होती। तो एक ये था कि आप 24 घंटे का हेल्पलाइन शुरू कीजिए। और एक था कि कमेटी गठित कीजिए, जो पार्टनर और प्रबंधन के बीच एक वार्ता के लिए उचित समाधान करें। ये नहीं कि क्या है कि एक तरफ़ा बात जाती थी, जो है मैनेजर और ये सुने जाते थे। तो इनका था कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मज़दूर, मालिक के दोनों लोग हों और उसको समाधान हो। तो ये एक माँग थी। फिर 10वां डिमांड उनका था कि सामाजिक सुरक्षा और दुर्घटना होने पर बीमा होनी चाहिए, या उनका कोई बीमारी हो तो उसके लिए इलाज कराया जाए। ये एक उनकी 10वीं माँग थी। 11वां उनका डिमांड था कि बेहतर कामकाजी परिस्थिति सुनिश्चित की जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी जब वर्कर जाता है काम करने, तो जो ग्राहक होता है, उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से बोल देना या पेश आना, इस तरह की कई चीज़ें उनको झेलना पड़ता है। उनको यहाँ तक कि अगर वॉशरूम ज़रूरत पड़ा बाथरूम जाने के लिए, तो उनको वॉशरूम जाने का भी रूल नहीं है कंपनी के गाइडलाइन में। आपके ग्राहक पर डिपेंड करता है कि आपका ग्राहक कैसा है, आपको जाने देगा या नहीं जाने देगा। अगर वो मना करता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं जाएँगे। आप मान लीजिए 1 घंटा जर्निंग करके गए हैं, 1-2 घंटा वहाँ काम पर लगाए, फिर आपको वापस आकर ही वॉशरूम जाना होगा। इसलिए ये था कि आप अपने रूल्स में लिखिए कि वॉशरूम जाने की भी इजाज़त होगी, अगर वहाँ पर ये डिमांड करते हैं। तो इस तरह की 11 डिमांडों के साथ 11 अक्टूबर को वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कंपनी कई राउंड के बातचीत के बाद कुछ चीज़ें तो एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि अपने प्रोडक्ट पर कुछ पैसे घटाया। जब वो 11 अक्टूबर को प्रदर्शन करने गए, तो तुरंत वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि
आप अंदर बैठिए, अंदर चलिए, लेकिन वो रिफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आप कंपनी के जो बरामदे हैं, जो बाहरी इलाका है, उसमें ही बातचीत होगी। हम अंदर जाकर एक रूम में जो है 20-50 लोग बैठकर बात नहीं करेंगे, हम सबके सामने बात हो। वहां पर बात हुई तो वहां पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा ये बोला गया, नहीं, आपके रेट कम कर दिया गया है, आप जाकर चेक कीजिए, कल से आपका रेट कम हो गया है। नहीं, आप प्रदर्शन करें तब आपकी रेट कम की जाती है। दूसरा कि जो डिस्काउंट उनका अपना कमीशन वाला है, उसको वो किया कि 10 से 30% के अंदर 25% तक लाए, जो कि पहले 30% हुआ करता था, तो 5% उसमें उन्होंने कमी किया। कुछ आईडी ब्लॉक उन्होंने खोला, लेकिन बहुत सारे आईडी उन्होंने अभी ब्लॉक ही रखा है। और ये ब्लॉक जो आईडी है वो क्या है, परमानेंट नहीं दिखाता है, टेम्परेरी ब्लॉक दिखाता है। लेकिन ये कितने लोगों का 2-2 साल से वो ब्लॉक है। और टेम्परेरी होने का मतलब ये होता है कि इनका जो एक प्रोग्राम है स्किल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये दिखाते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए, जिसको लेकर गवर्नमेंट भी अपने को ये बोलती है कि हम स्किल इंडिया के तहत या स्वरोजगार इतने लोगों को हमने रोजगार पैदा किया, जो कि एक सच्चाई नहीं है। आप क्या करते हैं, पुराने लोगों को बुला करके नए लोगों को लाते हैं और उनको टेम्परेरी ब्लॉक दिखाते हैं और उसको स्किल इंडिया में आप रोजगार के तहत जोड़ते हैं। अब स्किल इंडिया के तहत ये गवर्नमेंट से क्या फायदा लेना है, लेते हैं, ये अभी एक माने तथ्य की जांच की जरूरत है कि इनको किस तरह से और बेनिफिट मिलता है, और ये किस तरह से एक झूठे आंकड़े जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक 11 अक्टूबर की इनकी एक जीत, जब थोड़ी आंशिक जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर से 1 जनवरी में एक प्लान लाना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 2022 से एक प्लान लाने वाले थे, जिसमें ये कहा गया था कि आपको प्राइम वर्कर्स को 3000 रुपये देना होगा और क्लासिक को 2000 रुपये प्रति माह देना का होगा। अगर अगर मान लीजिए जो टारगेट आपको नहीं दिया गया है, मान लीजिए आपको महीने में 40 दिया गया, आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, बीमार हो गए या क्या, तो आपके वो पैसे काट लिए जाएंगे, आपको लौटाया नहीं जाएगा। तो एक इसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि आप उसको, आप 3000 नत रखिए, आप इसको कम कीजिए और महीने में जो है कि हमें टारगेट कम कीजिए, हम 40 पूरा, इस तरह की एक बात आई थी। दूसरा था कि तीनों जो फ्लेक्सी, स्मार्ट और प्लस 3 कैटेगरी ये बनाने वाले थे। ये था कि तीनों कैटेगरी को आप एक कीजिए, और इसको लेकर इन्होंने अभी 20 दिसंबर को एक बातचीत रखी थी, माने 3 इसमें डिमांड था। तीसरा था जो कस्टमर को डिस्काउंट आप देते हैं 10%, वो जो है आप हमारे पैसे से न कटे, जो कि पुराने ही एक डिमांड से ये जुड़ा हुआ है। वो ग्राहक को आपको प्रोत्साहन राशि देना है, आप अपने कमीशन में से दीजिए, हमारे में से पैसा मत काटिए। तो ये था। और कंपनी ने एक और चीज बनाया था कि मान लीजिए कि अगर जो कुछ जो न्यू कैटेगरी जो है प्राइम वर्क नहीं लेंगे, फ्लेक्सी कैटेगरी के होंगे, उनको क्या है कि सप्ताह के 7 दिन या 6 दिन काम नहीं मिलेगा, उनको केवल 3 दिन काम दिया जाएगा, जो कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी आपको सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति काम नहीं मिलेगा। आप वो कैटेगरी नहीं लेते और 3000 रुपए नहीं देते, तो आपको 3 दिन ही काम दिया जाएगा, जो कि एक बिजी शेड्यूल होता है। जिस दिन काम माने खास करके लोगों की छुट्टी का जो दिन होता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उस दिन ज्यादातर ब्यूटिशियन, मसाज की लोग यूज करते हैं, उपभोक्ता बुलाते हैं और सर्विस लेते हैं। तो इस रूम में वो 3 दिन ही उनको रखा गया। तो इसको लेकर वो 20 दिसंबर को कंपनी पर बात करने गए, कंपनी से बातचीत हो रही थी। कंपनी के जो मुख्य प्रबंधन थे, वहां पर जो हेड थे, उन्होंने बोला अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। तो उन्होंने उसी दिन कंपनी के गेट पर बैठ गए, जबकि दिल्ली में उस समय टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री था मिनिमम। वो खुले आसमान के नीचे बैठे और वहां पर प्रदर्शन किया और रात भर वहां बैठे रहे। वो कंपनी के जब खास करके वहां पर महिलाएं थी, वो महिलाएं, उसमें काफी महिलाएं प्रेग्नेंट थी, कुछ बीमारी से जूझ रही थी। वो अगर कंपनी की बाथरूम मैंने यूज करना चाहा तो कंपनी ने गेट बंद कर दिया और उनको बाथरूम यूज नहीं करने दिया। जबकि एक तरफ उनको पार्टनर बोला जाता है, दूसरी तरफ वो अपने ही कंपनी जिसको वो चलाते हैं उसका बाथरूम तक यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी का दोहरा रवैया रहा। तो लोगों ने किसी तरह जाकर दूसरे बाथरूम किया। 21 तारीख को पूरे दिन प्रदर्शन चला, पुलिस भी आई। उन्होंने पुलिस से शिकायत भी किया कि आप हमें शौचालय इसका व्यवस्था कराइए। तो वहां के जो
एसएचओ थे, बोले हाँ हम करते हैं, ये करते हैं, फिर वो कंपनी के अंदर जाते हैं। कंपनी से बाहर आते ही बोलते हैं कि आप हटिए यहाँ से, आप किसी का गेट जाम नहीं कर सकते। उसके बाद लड़कियों ने काफी प्रतिरोध किया उनका, तब वो जाकर उनका स्वर नरम हुआ और बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग करो, हम देखते हैं बाथरूम, और ये इसकी बात करके चले जाते हैं। 5 बजे उनके पास प्रदर्शनकारी जो महिलाएं हैं, उनके पास एक कोर्ट से या जो भी है कोर्ट नोटिस आती है कि आप 22 तारीख को 10 बजे जो है गुड़गांव जो है कोर्ट में पेश हुई है, आपका डेट है, ये उनको बोला जाता है। 5 लड़कियों के नाम से वो पेपर आया था। तो लड़कियों ने, उस महिलाएं थी वहां के वर्कर, उन्होंने उसको लेने से मना किया और कहा कि ठीक है, ये हमारे एड्रेस पर आप भेजिए। अब एक नाम के तो यहाँ कई कई है, ये किसके नाम का हो सकता है हम नहीं जानते हैं। मान लीजिए अगर सीमा ही नाम है तो सीमा वहां पर 10वीं 20वीं सीमा, कौन सा सीमा है, तो आप एड्रेस पर भेजिए, फिर हम उसको लेंगे। 22 तारीख को 11 बजे के आसपास जो है कि जो वहां का पुलिस थाने के पुलिस है उद्योग विहार का, वहां पर धारा 144 लगाकर उसको बलपूर्वक उस प्रोटेस्ट को समाप्त कर देती है। और वो मांग अभी भी जो है माने अधूरा है, लटका हुआ है, अभी उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। बल्कि इस बीच जब पहले राउंड की उनकी बातचीत के बाद कंपनी ने इनकी एकता तोड़ने की कोशिश की, कई बार अनेकों बार कुछ लोगों को ग्रीन पार्क में मीटिंग के लिए बुलाया, ग्रीन पार्क दिल्ली में। कुछ लोगों को ऑफर दिया कि आप बंगलौर चले जाओ, कुछ को ऑफर दिया कि आप महाराष्ट्र चले जाओ, हम वहां आपको रहने का जगह देते हैं, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो कुछ मैंने उसमें एक्सेप्ट की, कुछ नहीं की। इसी तरह से वो दूसरी शहर के लड़कों को, बंगलौर बॉम्बे लड़कियों को वो दिल्ली के लिए भेजे, और कुछ यहाँ आई हैं नए। तो एक नई तरह की कंपनी का एक ये रहा कि हम कैसे इस एकता को तोड़ पाए। और खास करके इसमें काफी और केसेस आए, खास करके जो मेल मसाज करने वाले, काफी शिकायतें भी आई जिनसे हमारी बातचीत हुई कि किसमें, इसमें किस होता है जो कंपनी जानती है और हमको रेटिंग चाहिए। तो वो हम अपना एक, हम लोग ने, हमने एक इंटरव्यू किया है एक ऐसे ही मजा, तो उस इंटरव्यू में आप उस बात चीज को जान सकते हैं कि आखिर क्या होता है, माने जो मेल मसाज है उनकी किस किस तरह की समस्याएं हैं। तो ये अर्बन कंपनी की ये अभी तक के आंदोलन का एक रूपरेखा रहा जो अभी जारी है। तो सुनील की रिपोर्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से इन कंपनियों में भी के भीतर मजदूरों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, उनको किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अ, भले इन कंपनियों के बारे में अखबारों और टीवी में हमें काफी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और ये भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन कंपनियों के, अभी सुनील ने जिस कंपनी का जिक्र किया, सिर्फ वही नहीं बल्कि जितनी भी ऐप आधारित कंपनियां हैं, वे सब उन सब के मजदूर कहीं ना कहीं उनसे असंतुष्ट हैं, उनके कार्य करने की प्रणाली से असंतुष्ट हैं, और वो अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं, ओला उबर से लेकर अर्बन कंपनी तक। साथ ही यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे समझदारी के लिए कि इन कंपनियों के मजदूर किस प्रकार से संगठित हो रहे हैं, क्योंकि ये, किंतु मजदूर इन कंपनियों के कार्य करने की प्रणाली से भी खुश नहीं है। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे एक मजदूर साथी से जो इसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी के भीतरी किस प्रकार से अंदर से काम करती है, क्या परेशानियां थी, क्या क्या कंपनी करती है। और अ, इसी चर्चा को आगे हम तीसरे भाग में चर्चा करेंगे पूरी गिग इकोनॉमी की, राजनीतिक अर्थशास्त्र की, और समझने की कोशिश करेंगे कि पूंजीवाद में ये जो गिग इकोनॉमी है उसका क्या भाग है, उसका क्या रोल है, और किस तरीके के नए मजदूर संगठन और नए मजदूर आंदोलन को जन्म देंगी, और किस तरीके के संघर्ष आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे।
ये हम वीडियो के तीसरे भाग में इस पर चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे अपने एक मजदूर साथी से। धन्यवाद।